हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं और कभी कभी फ्लो में जब आपको क्वेश्चन कराते हैं और जब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो हो सकता है कोई ऑप्शन आपका इधर उधर हो जाए। तो आप लोग वहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में, मैं हमेशा कहती हूँ, डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका आंसर अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो मैं हमेशा कहती हूँ या तो दूसरी वीडियो में या आपका जो कमेंट बॉक्स होता है उसी वीडियो का, उसी में आपका पिन अप हो जाता है और मैं करती भी यही हूँ। तो भाई देखो, मेन उद्देश्य क्या है? आप लोगों की हेल्प करना। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें, उन लोगों के लिए जितना हो सकता है उतनी मदद मेरे द्वारा यहाँ से की जाती है। मैं अपना पूरा यहाँ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ऐसे भी हैं, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए। आपको जहाँ से पढ़ना है आप वहाँ से पढ़िए ना। अगर आपको ठीक लग रहा है, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहाँ से लो। मेरा तो हमेशा रहता है, अगर हमें भी कहीं से अच्छी चीज़ें मिलती है ना, हम उसे ग्रहण करते हैं। सिंपल सी बात है, आप भी कीजिए। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं भाई। चलिए, अब हम यहाँ पर ना हिंदी के चैप्टर वाइज शुरू कर रही हूँ। आपके 2000 जो हिंदी की PDF है वो तैयार हो चुकी है। उसमें आपका चैप्टर वाइज, और आज का आपका जो चैप्टर है वो है ध्वनि, अर्थात हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। इसके कम से कम 115 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनको करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आपका वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो चैप्टर है वो है वर्णमाला, और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? जो शब्द होता है, शब्द अर्थात भाषा, भाषा यानी कि शब्द की सबसे छोटी यूनिट क्या कहलाती है? आप कहेंगे मैम वर्ण या ध्वनि। क्या कहा जाता है बेटा? वर्ण या ध्वनि। संज्ञा आप लोगों का पहले भी हो चुका है, हालांकि संज्ञा के क्वेश्चन भी यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर शब्द अर्थात भाषा की सबसे छोटी यूनिट, इकाई वर्ण या ध्वनि होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर? ऑप्शन बी वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ण। टोटल वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्णों की संख्या होती है, जिसमें से 11 स्वर होते हैं, 33 मूल व्यंजन की संख्या। अब बेटा आपसे पूछेगा तो कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। इसमें 2 अयोगवाह भी होते हैं। आपने सुना होगा, ये आपके क्या है? अयोगवाह है। तो आपसे पूछ लेगा कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है द्विगुण। द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? तो ड और ढ के नीचे अगर बिंदी लगी हुई है, ड और ढ के नीचे क्या लगी है? बिंदी, तो ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। और आप जानते हैं 4 संयुक्त वर्ण भी होते हैं। संयुक्त वर्ण छ, त्र, ज्ञ, स। आगे क्वेश्चन आएंगे, किससे मिलकर बने हैं, कैसे बने हैं, वो सब हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर, भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? तो मैंने आपको कहा था भाषा की मूल इकाई बतानी थी आपको। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा, भाषा की मूल इकाई। अब देखो यहाँ पर इन्होंने ना क्या करा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आप ध्वनि कर लीजिएगा, ध्वनि कर लीजिए। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है। तो भाषा, अब आंसर कीजिए, भाषा की मूल इकाई क्या है, या शब्द की सबसे छोटी या मूल इकाई क्या है? तब आप कहेंगे ध्वनि। क्या है? ध्वनि यहाँ पर होगा। ठीक है ना। भाषा की जो मूल इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ध्वनि अर्थात वर्ण, है ना। भाषा की, अब देखो क्वेश्चन आपको 2 तरीके से पूछता है। एक तो पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, या दूसरा भाषा की मूल इकाई, तो आपका आंसर होगा ध्वनि या फिर वर्ण। और वहीं पूछे कि भाषा की, ध्यान से सुनना, भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, तब आप लगाएंगे वाक्य। ठीक है ना, वाक्य। और वाक्य से छोटी इकाई क्या होती है? उपवाक्य होती है। क्या होती है? उपवाक्य।
और उपवाक्य से भी छोटा होता है पदबंध। क्या होता है? पदबंध। और पदबंध से भी सबसे छोटा होता है पद अर्थात शब्द। पद अर्थात शब्द छोटा होता है। और पद से छोटी होता है अक्षर। पद से छोटा क्या होता है? अक्षर। और अक्षर से छोटा क्या होता है? आपका ध्वनि। अक्षर से छोटा ध्वनि अर्थात वर्ण। आई होप समझ में आया होगा। जैसे सपोज करो राम, यहाँ पर सर्वनाम की जगह ध्वनि कर लो ऑप्शन में, ठीक है ना। राम है ना, राम को अब तोड़ के देखिए। शब्द में 2 अक्षर है, एक है रा और दूसरा है म। इस आपका राम शब्द में क्या है? 2 अक्षर है। और वर्ण कितने हैं इसमें? 4 वर्ण है। कि मैम कैसे? देखो र में क्या छिपा हुआ है? आ छिपा हुआ है। तो एक तो र हो गया, एक आ हो गया है। अब म यहाँ पर आधा जाएगा, ये हलंत लगा होता है ना नीचे, ये तो ये हलंत होता है, इसे आधा आधा वर्ण को डिनोट करता है। अब म में आ छिपा हुआ है तो ये क्या हो गए? आपके 4 वर्ण हो गए हैं। तो ध्यान रखना, शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है, ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तब आप क्या कहेंगे? आप देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो आप कहेंगे शब्द है। क्या है? शब्द है। अगर मैं कहूँ भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई, तब आप कहेंगे वाक्य है। भाषा की मूल इकाई या सबसे छोटी इकाई, तब आप कहेंगे ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए भाई, आई होप कि आपका यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन आगे करते हैं। ज़्यादा वैसे भी डीप नहीं पूछेगा, आपसे इतना ही पूछता है कि पूर्ण सार्थक इकाई और मूल। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों का जो समुदाय होता है क्या कहते हैं? वर्ण आप जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई होती है ना। इसी का जो उच्चारित स्वरूप होता है उसे ध्वनि कहते हैं। अगर हम उसे बोलने लगे तो वो ध्वनि कहलाती है। तो आपका वर्णों के समुदाय को, वर्णों के व्यवस्थित स्वरूप को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए। सॉरी, वर्णमाला किसे कहते हैं बताइएगा? अभी मैंने जस्ट बताया है। क्या शब्द समूह, वर्ण समूह, शब्द गणना या व्यवस्थित वर्ण समूह? ऑप्शन डी व्यवस्थित वर्ण समूह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां। अब लिपियां सुनकर के कंफ्यूज मत होना। लिपियां कभी कभी लिपियां दे देता है, कभी कभी वर्ण देता है। तो हिंदी भाषा में कुल वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं या लिपियां कितनी होती हैं यहाँ पर पूछेगा, तो कंफ्यूज मत होना। कितनी होती हैं टोटल? 52 होती हैं। क्या होती हैं? 52। 11 स्वर होते हैं, बताया था। 33 आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसमें व्यंजन होते हैं। काउंट ही कर लो व्यंजन। देखो कचर तप आप जानते हैं, यहाँ पर क च ट त प है ना, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, कचट त वर्ग कचट कंठ ताल मूर्ध विदंत हो जाएगा, और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। इन 5 वर्ण आपके जो वर्ग होते हैं ना, यानी कि इन 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते। जैसे क के बाद क्या आया? क के बाद ख, क ख ग ख, है ना। तो इसमें क्या आ रहे हैं? एक क को काउंट करके 5 वर्ण आ रहे हैं टोटल। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग में क्या है? 5-5 वर्ण है। तो कितने वर्ग हैं टोटल? 5। 5 × 5 कितना हो जाएगा? 25। तो ये हो गए 25, ये हो गए। 25 के बाद अंतस्थ व्यंजन 4 ऐड कर लो यहाँ पर बेटा, और उसमें व्यंजन भी कर लो अंतस्थ यर अलावा, उसमें सौ श ह, तीनों सौ और ह। इसमें आपके 4 क्या आते हैं? संयुक्त आते हैं। संयुक्त व्यंजन आते हैं। 2 अयोगवाह आ जाते हैं इसमें, और 2 द्विगुण व्यंजन आते हैं, और टोटल ऐसे हो जाते हैं ये 52, और 11 आपके स्वर इसमें आते हैं। चलिए आगे, यहाँ तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं?
सो बच्चे ध्यान रखना है, हिंदी वर्णमाला में जो ध्वनियाँ होती हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 2 प्रकार की। कि मैम कौन कौन सी होता है ध्वनि? एक तो स्वर होता है बेटा, एक होता है व्यंजन। जो स्वतंत्र रूप से बिना किसी हेल्प, बिना किसी वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर, और जिनको बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहे जाते हैं, है ना। आगे क्वेश्चन देखेंगे, वर्णों के कितने भेद हैं? वर्णों के कितने भेद हैं? 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, ऊपर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभी बताया है ना, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? ये वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। स्वर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों का, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? आ जाते हैं, अभी पढ़ते हैं। अ से आम, ई से इमली है, ऊ बड़ा ऊ है ना, री से ऋषि, और ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत। ये आपके क्या है? 11 वर्ण स्वर होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। ऑप्शन ए आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? अभी मैंने स्वर आप लोगों को बताए हैं, लिखवाए हैं। 11 स्वर कौन से नहीं हैं? तो यहाँ पर आपका डी सही आंसर होगा। ये व्यंजन है। आगे है यहाँ पर, कौन स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्वर नहीं है, तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। जो स्वर हैं इनका वर्गीकरण देख लेते हैं। जो स्वर है ना, स्वर, वैसे टोटल स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारित रूप में क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं स्वर, और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। इनका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है संयुक्त स्वर। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना। अगर बेटा मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से होती है, उन्हें क्या कहते हैं? बिना किसी हेल्प की उनका निर्माण होता है, तो वो ह्रस्व स्वर। और ये सिर्फ इन्हीं को क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर कहते हैं। जैसे इसमें ये 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, और री से ऋषि। तो ये आपके मूल स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर है ना, दीर्घ स्वर की अगर मैं बात करूं, किसकी? दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर दो समान प्रवृत्ति वाले स्वरों के योग से अगर इनका निर्माण होता है, जैसे आ है ना, आ, ई हो गया, ई, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये आपके 3 क्या होते हैं? दीर्घ स्वर। आ का निर्माण अ प्लस अ से क्या बना है बेटा? आ बना है। और ई का निर्माण किससे हुआ है? तो ई प्लस ई, 2 सजातीय वर्णों से, स्वरों से मिलकर के इनका निर्माण हुआ है। ऐसे ही ऊ प्लस ऊ क्या बना है? बड़ा ऊ बना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं संयुक्त स्वर की। संयुक्त स्वर जो है ना, इसी को संधि स्वर भी कहते हैं। जो जब क्या होता है? विजातीय, कहीं कहीं पर आपने सुना होगा विजातीय या फिर असमान, तो असमान स्वर या विजातीय स्वरों के मेल से जो आपका स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर, संधि स्वर कहते हैं। और जैसे आपका ए, आई, ओ और औ यहाँ पर देखेंगे। अब देखो, ए का जो निर्माण हुआ है वो आ प्लस ई से मिलकर बना है, यानी कि ह्रस्व और किससे मिलकर बना है? आपका ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वरों से मिलकर बना है।
तो इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर दो विजातीय से मिलकर बन रहा है, तो आप क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका संयुक्त स्वर होगा। ऐसे ही आपका आई की बात करूं तो आई जो है ना, ये आ प्लस ए से मिलकर बन रहा है, ठीक है। ओ का मैं निर्माण की बात करूं तो ओ आपका अ प्लस उ से मिलकर बन रहा है, तो आ और उ दोनों ही अलग अलग हैं। ऐसे ही आपका ओ औ की बात करें, किसकी, औ की बात करें, ओ औ से औरत, तो ये अ प्लस ओ से मिलकर बन रहा है, तो यानी कि ये दो विजातीय यानी कि दो असमान स्वर से मिलकर बना है, और इसी को संधि स्वर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मूल दीर्घ स्वर नहीं है बोल, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, आंसर दीजिएगा। देखो भाई, मूल दीर्घ स्वर की बात हो रहा है, मैंने मूल दीर्घ स्वर आपको दीर्घ मूल दीर्घ स्वर, तो मूल दीर्घ स्वर और आपका मूल स्वर दोनों को कंफ्यूज नहीं होना। दीर्घ स्वर के अंदर ही मूल दीर्घ स्वर आता है, और एक मूल स्वर अलग था, मूल स्वर आएगा तो उसमें छोटा छोटी बड़ा छोटा वो ऋषि ऋषि आ जाएंगे, लेकिन मूल दीर्घ के अंदर जो है ना ओ नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखना है ऑप्शन डी, जो आपका मूल दीर्घ होता है इसमें ओ नहीं आता है, बाकी आ ई और ऊ आते हैं आपके मूल दीर्घ में। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोगों का देखेंगे, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, आप पूछा है दीर्घ स्वर कौन सा है, दीजिएगा आंसर। दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर मैंने बताए हैं, ई आपका क्या था, मूल स्वर था, यानी कि ह्रस्व स्वर की कैटेगरी में। ए और आई आपके क्या थे, संयुक्त स्वर थे, और बड़ा ई बचा, तो बड़ा ई क्या है आपका यहाँ पर दीर्घ स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर आ क्या है आपका दीर्घ स्वर है, ओ क्या है आपका संयुक्त स्वर है, ए क्या है संयुक्त स्वर है, आई क्या है संयुक्त स्वर है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर, तो ए आई ओ औ मैंने बताया था, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ऊपर आपने जो पढ़े थे वो उच्चारण के आधार पर, ठीक है ना, अभी आप जो पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से मैम, एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, ठीक है ना। मात्रा के आधार पर ये होते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 भेद होते हैं मात्रा के आधार पर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व कहते हैं। आ ई उ वही आपके ह्रस्व स्वर आ जाने हैं, है ना। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर जो आपकी मात्रा के आधार पर होते हैं एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहते हैं। दीर्घ स्वर इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी कि दुगुना समय लगता है। तो इसमें कौन कौन सा, एक तो आ जाता है, एक बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई, ए, आई, ओ और औ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। और जिनको ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में 3 गुने का यहाँ 3 मात्रा लगती हैं, वहां पर होता है प्लुत। अरे जैसे कहते हैं हे राम, है ना तो ये आपके क्या हो जाते हैं, आपका प्लुत स्वर होता है। क्या हो जाता है, प्लुत स्वर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन बी आपका सही होगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं। आंसर हो जाएगा ए, स्वर के भेद हैं। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर ध्वनि के प्रकार, तो आप जानते हैं स्वर ध्वनि के ये तीनों प्रकार होते हैं उच्चारण की मात्रा के आधार पर, दीर्घ, प्लुत और ह्रस्व। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या बच्चे, डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी बताइएगा, किसकी बात करेंगे।
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। जी हाँ के आधार पर। आपने उच्चारण के आधार पर पढ़ लिए, मात्रा के आधार पर पढ़ लिए हैं, अब बात करते हैं जी हाँ के आधार पर। आप भाई कमेंट बॉक्स में बताते ही नहीं आप लोगों को सेशन कैसा लगा। इतना तो कर ही सकते हो ना, जब मैं आपके लिए इतना कर सकती हूँ। जी हाँ के आधार पर ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जीभ बना दे थोड़ी सी यहाँ पर, इस तरीके से होती है ना, तो आगे का पार्ट अग्रसर हो जाएगा। आगे का पार्ट क्या होगा बेटा? अग्रसर हो जाएगा। मिडल बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? मध्य स्वर कहलाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा। और ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। तो ये 3 प्रकार होते हैं जी हाँ के आधार पर। अब देखो अग्र स्वर के अंदर ना आपका जो अग्र स्वर होता है ना, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग एक्टिव होता है उन्हें अग्र कहते हैं। तो आपसे डेफिनेशन तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन पूछेगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें आपका कब बोल के देखना, एक तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई आते हैं। और मध्य वाले भाग से ना जिसमें सॉरी, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ का मध्य भाग एक्टिव होता है, इसमें सिर्फ एक वर्ण आता है अ। तो अब छोटी ई, बड़ी ई, आई, ए तो ए और आई तो आ गए आपके अग्र स्वर में, अ आ गया मध्य स्वर में। बाकी जो जितने भी स्वर बचे हैं, आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो वो आ जाते हैं पश्च स्वर में, यानी कि जीभ के पिछले वाले भाग इसमें एक्टिव होता है। चलिए ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अर्ध विवृत स्वर। अब क्या होता है, मुख द्वार खुलने के आधार पर ना पूछेगा कि मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर के भेद। तो स्वर मुख द्वार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं कि मैम कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा, एक विवृत और एक संवृत। कौन सा? विवृत और संवृत। यहाँ लिख लेते हैं संवृत को। किसको? संवृत को। विवृत और संवृत ये मुख खुलने के आधार पर हैं। विवृत की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उसे कहते हैं विवृत। और आ बोल के देखो पूरा खुल रहा है ना, तो ये आपका हो जाएगा विवृत स्वर हो जाता है। विवृत का ही हम क्या करते हैं, अर्ध विवृत भी होता है। जिसमें मुख आधा खुलता है वो अर्ध विवृत हो जाता है। क्या होता है? अर्ध विवृत हो जाता है। इसमें मुख आधा खुलता है। विवृत मतलब जिसमें मुंह पूरा खुलता है, अर्ध आधा यानी कि अर्ध विवृत मतलब आधा खुलता है। और ऐसे कितने आपके स्वर हैं? एक है छोटा आ, ऐ, और आपका एक आता है ये वाला आ जिसमें चंद्र ऊपर लगा होता है, ठीक है ना, ये भी, और औ से औरत, ये आपके अर्ध विवृत होते हैं। संवृत की बात करें, संवृत स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है। विवृत मतलब पूरा खुला रहता है, संवृत मतलब मुखद्वार पूरा बंद रहता है। ई ई ई ई ऊ ऊ ऊ, इनको बोल के देखो तो इसमें आपका कौन आ जाता है बेटा? एक तो छोटा ई, बड़ा ई और ऊ आ जाता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये 4 आपके आते हैं संवृत के आधार पर। ठीक है ना। अब बात करें, यहाँ आपने विवृत पढ़ा, फिर अर्ध विवृत पढ़ा, संवृत पढ़ा, अब चौथा जो है ना अर्ध संवृत है। अर्ध संवृत में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है, और अर्ध विवृत में आधा खुला रहता है, और अर्ध संवृत में आधा बंद रहता है। तो ए ओ बोल के देखो, तो ए और ओ हो जाएंगे। तो भाई अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तो गलती मत करके आना, और ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर सही होगा। बड़े प्यार से समझा रही हूँ मैं, आपको गलत करके नहीं आना है। वर्णमाला, और वर्णमाला से आपके क्वेश्चन 100% 2 से 3 पॉसिबिलिटी है कि मैक्सिमम वो 2 या 3 क्वेश्चन तो देगा ही देगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? अब देखो भाई, भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ होता है ना, ये पश्च संवृत स्वर होते हैं। इनको नोट कर लेना, पश्च संवृत स्वर होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर मैंने कौन से बताए थे?
उ, आ, उ और दोनों उ, ओ और औ बताए थे। अगर बात करें अग्र संवृत की, तो अग्र संवृत लगा लो यहाँ पर कौन सा होगा भाई, जल्दी से बताओ मुझे। अग्र संवृत, अग्र विवृत और पश्च विवृत, है ना। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कौन कौन से हो सकते हैं। संवृत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो दोनों ही आपको बता चुकी हूँ। आपका संवृत भी बताया जा चुका है और आपका जीभ के आधार पर अग्र और पश्च दोनों बता दिए हैं। अब ये आपका है कि आपको कैसे करना है ना। तो इस क्वेश्चन का बाकी जो ऑप्शन है इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अब भाई ओठों की आकृति क्या, देखो सबसे पहले उच्चारण के आधार पर पढ़ा, फिर आपने मात्रा के आधार पर पढ़ा, फिर आपने जिहा के आधार पर पढ़ा, फिर आपने मुखद्वार के आधार पर पढ़ा है। अब है होठ जो होते हैं इनकी आकृति के आधार पर भी स्वरों के प्रकार हैं निम्नलिखित में से अवृत मुखी स्वर। तो बेटा ओठों की आकृति के आधार पर दो भाग होते हैं, एक होता है अवृत मुखी, क्या होता है अवृत मुखी हो जाता है, और दूसरा होता है व्रत मुखी। क्या होता है व्रत मुखी होता है। अवृत मुखी की बात करूं तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ यानी कि होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे आ, ई, ए, ऐ, है ना, तो अवृत मुखी है, गोल नहीं हो रहे हैं। लेकिन जिनको बोलने में क्या हो जाए, गोल हो जाते, जैसे ऊ, ओ, औ, है ना, तो ये आपके आ जाते हैं। तो ये आपके 5 है, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और औ, और एक इस तरीके से जो आपका आता है ना ये चंद्र लगा हुआ, ये भी आपका व्रतमुखी में ही आता है। तो आपसे पूछा है कि अव्रतमुखी कौन सा है, तो ये तो आपके तीनों क्या हैं, व्रतमुखी हैं, जिसमें होंठ क्या होते हैं हमारे बोलने में गोल आकृति बनती है। लेकिन ऑप्शन ए आपका यहाँ पर अव्रतमुखी स्वर है। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो भाई सिंपल सा है, क, च, ट, ट, त और प। क वर्ग कंठ से बोला जाता है, च वर्ग तालु या तालव्य से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा या मूर्धन्य से बोला जाता है, त वर्ग आपका दंत से बोला जाता है, प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो आपका यहाँ पर कंठ कौन सा है, हम स्वर की बात करते हैं, तो ये तो आपका व्यंजन की बात हो गई है ना, व्यंजन। तो यहाँ पर आया है स्वर दे रखे, तो मैं बता देती हूँ कि जो स्वर है उच्चारण स्थान कौन सा है ना। तो आपका जो कंठ है, कंठ से हम अ और आ को बोलते हैं, अ आ रा कंठ से बोला जाता है। स्वर की बात कर लेते हैं पहले। तालु से हम ई और ई को बोलते हैं। मूर्धा से जो बोलते हैं ना, मूर्धा से बोला जाता है री से ऋषि को। और ओष्ठ से आप जानते हैं, ओष्ठ से बोलते हैं बेटा, आपका ओष्ठ से बोला जाता है क्या, ऊ और दोनों ही ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब ना यहाँ पर एक चीज़ है, अच्छा मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ए, आई और ओ एंड औ। आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं। बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि इसी में आपका आंसर सुन। ए की बात करूं तो ये किससे मिलकर बनता है, अ प्लस ई से मिलकर बनता है। आई किससे मिलकर बनता है बेटा, आई आपके मिलता है अ प्लस ए से मिलकर बनता है। ओ किससे मिलकर, समझना है चीज़ों को, ओ प्लस ऊ, है ना, पढ़ने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अ प्लस ओ, है ना। अब बेटा यहाँ पर एक बात बताओ, जो कंठ आपका जो अ है ये किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। ई जो है वो किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कंठ है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए का निर्माण कर रहे हैं, तो दोनों से क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। इसका उच्चारण स्थान क्या बेटा, कंठ तालव्य है। आई की बात करूं तो आप ये जानते हैं यहाँ पर क्या, तो आप सीधे सीधे याद रखना कि ए और आई जो हैं ये दोनों के दोनों, अब आपका ये देखो, आपका ए बना है कंठ तालु से, और अ भी क्या है आपका, अ आपका कंठ से, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंठ ताल। तो दोनों ए और आई कंठ तालव्य होते हैं। अब ओ को देख लो, ओ बेटा, ओ की मैं बात करूं
ओ का निर्माण अ और ऊ से हुआ है। अ बोला जाता है कंठ से और ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। तो दोनों कंठोष्ठ हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कंठोष्ठ से ओ बोला जाता है। अब बेटा ओ आपका कंठोष्ठ से मिलकर बनना है अ प्लस ऊ से, तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो औ भी किससे मिलकर बना है, अ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो दोनों ही ओ और औ क्या होते हैं, आपके कंठोष्ठ होते हैं। अब आंसर करो, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण दोनों छोटा और बड़ा क्या होता है, आपका कंठ, और ऊ क्या हो जाता है, ओष्ठ। ई दोनों ही ई क्या होते हैं बेटा, तालु बताया है आप लोगों को। बेशक वीडियो बड़ा होगा लेकिन आप लोगों को सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड होंगी। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो ओष्ठ मैंने बताया था ओष्ठ कौन सा नहीं है। अब जल्दी से बताओ इनमें से कौन सा ओष्ठ नहीं है। सो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जो आ है वो तालु से बोला जाता है। ऊ और ब और म आपका क्या होते हैं, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। क्योंकि फ ब भ म, प फ ब भ म, प वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है। तो आपका म और ब और ऊ आप जानते हैं ओष्ठ में आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण बेटा जानते हैं आपका क्या है, कंठ है। ई आपका तालु है, बचा क्या, ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। कंठ तालव्य कौन सा स्वर है, कंठ तालव्य कौन सा है, बताइएगा। तो मैंने बताया था ना, कंठ और तालु से ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य है। अ और आ का तालु है, ऊ और ऊ का बताया था ओष्ठ यहाँ पर हो जाएगा। किस वर्ण, व्यंजन भी करेंगे अभी आने दो, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो सीधे से टाइम नहीं लगना चाहिए, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य होगा। आई के उच्चारण में डॉट डॉट की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनिए। तो किसकी सहायता से बोले जाते हैं ये आपको बताया है ना, 30 का आंसर करेंगे आप लोग। तो कंठ और तालु क्या हो जाएगा बेटा, कंठ और तालु से मिलकर, क्योंकि आई का जो निर्माण होता है वो अ प्लस ए से होता है। किससे होता है, अ प्लस ए से। और आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंठ तालव्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ओ और औ किस प्रकार की वर्ण है। तो ओ और औ इनका जो निर्माण होता है वो कंठ प्लस ओष्ठ से होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, ओ का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए, कंठ ओष्ठ है। क्या है, कंठ ओष्ठ है ना। दंत इसमें कोई भी स्वर नहीं है। मूर्धा आप जानते हैं ऋ से ऋषि, दंत भी आपका कोई नहीं है, दंतोष्ठ नहीं है, ठीक है ना, कंठोष्ठ। ई छोटी छोटा बड़ा ई, च छ ज झ य आदि का उच्चारण स्थान तो ई और ई आप जानते हैं किससे होता है बेटा, तालु से। और इसी में आपको पता चल गया कि जो पूरा च वर्ग आता है व्यंजनों का, ये भी आपका क्या है, तालव्य से ही बोला जाता है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग कौन सा नहीं है, 34 का आंसर करेंगे आप लोग। इनमें से कौन सा अक्षर जो है पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर वर्णमाला का छोटा ई और बड़ा ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता है। इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण, जैसे स्त्री, नदी, बालिका है ना, तो इनसे क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 35। किस शब्द में री से ऋषि स्वर नहीं है। तो ऋ से ऋषि बताओ भाई, कृपा को तोड़ के देखो, क प्लस री प्लस प प्लस आ, ये बना। कृष्ण को तोड़कर देखो, क प्लस री प्लस श प्लस न प्लस अ। दृष्टि में को तोड़ को देखो, द प्लस री प्लस श प्लस ट प्लस र, है ना। अब आज को तोड़कर देखो, आ धन ज प्लस अ,
यहाँ पर ऑप्शन डी में री स्वर नहीं है। वैसे क्लियर नजर भी आ रहा था। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का, किसका? री की मात्रा का प्रयोग हुआ। तो ऐसा एक ही शब्द है जहां पर री की मात्रा का प्रयोग हुआ है, वो है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? स्पर्श व्यंजन बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर करेंगे आप लोग, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? क्वेश्चन नंबर 36, फटाफट आंसर कीजिएगा। सभी स्पर्श व्यंजन बताइए, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर करता है। सभी स्पर्श व्यंजन, यह अंतस्थ व्यंजन हो नहीं सकता है। और ह क्यों नहीं हो सकता है? ह उसमें व्यंजन है, हो नहीं सकता है। और ह यहाँ भी नहीं, जो आपके प्रत्येक वर्ग के पांच वर्गों के प्रत्येक वन टोटल 25, इन्हीं को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ऐसा कौन सा है? क, च, प, द। तो ये आपकी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 38, ठीक है ना। 38 बोल रहा है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। अब शुरुआत हो रही है व्यंजन स्वर से। जितने क्वेश्चन बनते थे वो आपको करा चुके। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? अगर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो है 33 मूल व्यंजन। एक तो बेटा क वर्ग पूरा, च वर्ग पूरा, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 25 तो ये हो गए। इसके अलावा अंतस्थ जोड़ो यहाँ पर 4, और उसके अलावा आप यहाँ पर और ऐड करेंगे 4 उसमें व्यंजनों को। इसके अलावा वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स। निम्नलिखित में कंठव्य ध्वनियां कौन? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ऊपर वाले का? 33। निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ ध्वनियां सीधे क, च, ट, त, प। का चटतब याद रखना है। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, और त वर्ग दंत, और प वर्ग ओष्ठ। अब आंसर कर दो। तो कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? ऑप्शन ए, क और ख। आगे क्वेश्चन आपका, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? तो दंत से कौन सा बोला जाता है? जल्दी से आंसर करेंगे। देखो भाई, प, म और उ आप जानते हैं। प, म, प, उ आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं, लेकिन ल जो है ना ये आपका यहाँ पर दंत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान। अच्छा, घ किस में आता है? क वर्ग में आता है। और क वर्ग आपका किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। और कंठ में ही दोनों ही और आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 43, हिंदी की श ध्वनि जो है, स ध्वनि है, ये आपका कुछ नहीं है, स ध्वनि है। स ध्वनि कैसी है? तो ये एक तालव्य ध्वनि है। स क्या है बेटा? तालव्य ध्वनि है। जो आपका तालव्य ध्वनि में ई बड़ी, ई छोटी, दोनों ही ई, पूरा च वर्ग आ जाता है। य भी आपका किस में आता है? तालु में आता है। और श भी आपका तालु में आता है। आंसर हो जाएगा बी। आगे क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य व्यंजन च वर्ग हो जाएगा, है ना। द वर्ग किस में आता है? क, च, ट, तप, तो क, ट वर्ग बताया है। क, च, ट मूर्धा आ जाएगा। त वर्ग आपका दंत हो जाएगा। म, प ये आपका प वर्ग में आता है, ओष्ठ से हो जाता है। आगे है, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? च और छ वर्ग का उच्चारण स्थान च, छ तालु में। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य का उच्चारण स्थान। य का मैंने अभी ऊपर बताया था, य और स का उच्चारण स्थान क्या होता है बेटा?
सो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, तालु होता है। अच्छा ना, यहाँ पर एक ह भी होता है। ह और विसर्ग जो होते हैं ये कंठ वाले होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। निम्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तालव्य ध्वनि कौन सी है? श क्या है? तालव्य ध्वनि है। ट वर्ग कचट मूर्धा हो जाएगा। प वर्ग आपका क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क वर्ग क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? हिंदी की तालव्य ध्वनियां च छ ज झ है ना। प फ ब भ म आपका ओष्ठ। त थ द ध न दंत। ट ठ ड ढ ण मूर्धा। नेक्स्ट है आप लोगों का श का उच्चारण स्थान बताना है। श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। आगे है च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? जितना आपको आज कराया जाएगा वो इनफ है। आपका च वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? ऑप्शन सी तालों में। एक आपको यहाँ पर बता दूं, 2 से 3 क्वेश्चन के बीच में आपका, उससे ज़्यादा तो नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए, पूरे कंफर्म है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और कौन सा वर्ग है? तो जल्दी से आंसर करो भाई। ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट वर्ग। और चौथा, और उच्चारण स्थान क्या हो जाता है बेटा? मूर्धा हो जाता है ट का। आगे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो क च ट त वर्ग आपका त थ द ध न, तो यहाँ पर आपका ट होगा क्योंकि ट वर्ग आपका मूर्धन्य होता है। तो पूछा है दंत्य नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्नलिखित में दंत्य ध्वनियां कौन सी हैं? दंत्य ध्वनि बता दो। त वर्ग आपका दंत्य होता है। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण की बात करते हैं। आपका जो य होता है और च होता है ये आपका तालु से बना जाता है और उ आपका ओष्ठ से, तो बचा क्या? त वर्ग। त वर्ग आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? बताओ। सो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन हो जाएगा सी आपका त, दंत से बोला जाता है। आगे है निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? दंत्य ध्वनि आपको बतानी है। दंत्य ध्वनि जल्दी से कमेंट करो, दंत्य ध्वनि कौन सी है? ख क्या है? कंठ से बोला जाता है। चौतालु से बोला जाता है। और वहीं अगर मैं फ की बात करूं तो ये ओष्ठ से बोला जाता है। और बचा कौन? ल। ल क्या होता है? दंत्य ध्वनि होती है। क्या होती है? दंत्य ध्वनि। देखो भाई ये तो आप जानते हैं कि क ख ग घ गण ये आपके क्या हो जाते हैं? आपके कंठ हो जाते हैं। ये पांचों वर्णों का तो आपको 25 वर्णों का पता चल गया। इसके अलावा जो अंतस्थ ह्रस्व है आपके और क्या होते हैं? स्वर व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, वो जैसे ह और विसर्ग जो होते हैं ना, ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। य और श आपका जो होता है तालु से बोला जाता है। र और श जो होता है आपका ये वाला स, वो आपका मूर्धा से बोला जाता है। और ल और स आपका बोला जाता है दंत से, ठीक है ना। और ओ व जो होता है ना, ये दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ से बोला जाता है व, ठीक है ना। व प फ ब भ म व्यंजन होते हैं। कैसे व्यंजन होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 56 का यहाँ पर बी, ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ। त आपका दंत की बात करें तो इसमें त थ द ध न हो जाता है। दंत में क्या हो जाता है? त थ द ध न और ल और स हो जाता है। अगर तालव्य की बात करें तो तालव्य में च वर्ग आ जाता है। च वर्ग के साथ य और स भी आ जाता है। कंठ की बात करूं तो इसमें क वर्ग और साथ ही साथ ह और विसर्ग वाले आ जाते हैं। आगे क्वेश्चन आपका हिंदी की ब ध्वनि कौन सी है? सो ब ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन बी ओष्ठ आपका क्या है बेटा? ब ध्वनि ओष्ठ में आती है। प फ ब भ म। नेक्स्ट है व का उच्चारण स्थान। मैंने अभी आपको बताया है कि जो व का उच्चारण स्थान होता है है ना, व का उच्चारण स्थान की मैं बात करूं सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? ऑप्शन डी वो क्या है यहाँ पर? दंतोष्ठ है।
अगर मैं बात करूं थ की, तो थ आप जानते हैं क्या है, दंत है। फ की बात करूं तो ये आपका फ और म ओष्ठ ध्वनि होती है। 60 है, निम्नलिखित में से ट वर्ग में नहीं है, तो ट वर्ग में कौन नहीं है? ऑप्शन सी आपका ध। ट वर्ग में ध नहीं आता है। ध कौन से में आता है, जल्दी से बताओ मुझे। ध से धनुष त वर्ग में आ जाए तो कि आपका दंत से बोला जाता है। आगे क्वेश्चन क्या है आपका 61, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? जो आपके पांचों वर्गों के आपके 25 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ग हैं तो 5 × 5 25 हो गए। इन 25 वर्णों को ही क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो य आपका नहीं है क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, बताइएगा। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? क, च, प, द। ऑप्शन सी। अब श यहाँ पर हो नहीं सकता था, श और य है ना। ह भी नहीं हो सकता था, उसमें व्यंजन है। ह और श उसमें व्यंजन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 62 का सी। निम्न में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। तो अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी आप लोगों को बताया है। एक बार सारे मिलकर के वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो भाई। तो अंतस्थ व्यंजन मैंने अभी आप लोगों को बताया है। 63 का यहाँ पर सी हो जाएगा वो। अंतस्थ व्य, र, ल और वो का उच्चारण स्थान क्या है, बताया था ना, दंतोष्ठ होता है वो का उच्चारण। ल का मैंने बताया था क्या होता है, दंत होता है। और य का भी बताया था तालु होता है। और र का बताया था मूर्धा होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी। आप पहचानने में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वो व्यंजन कौन सा, वो व्यंजन कैसा है? तो आप जानते हैं वो जो है वो आपका अंतस्थ है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? आंसर कर दो। 66 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, स, श, श, ह की बात करूँ तो ये उसमें व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व की बात करूँ तो य, र, ल, वो आप जानते हैं क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। छ, त्र, ज्ञ, स की बात करूँ तो ये संयुक्त व्यंजन है। और च, छ आपसे पूछता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो च वर्ज आपका जो होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर आता है। और साथ ही च, छ, ज, छ जो है वो आपका स्पर्श व्यंजन भी है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है और तालु से बोले जाते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन तो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे यहाँ पर ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ऊष्म व्यंजन आपको मैंने अभी बताया, श, श, ह। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि ह का उच्चारण स्थान क्या है? कि मैम ह का उच्चारण स्थान है कंठ। अब इसमें जो तीनों श हैं, जो ये वाला स है इसका उच्चारण तालु से है, इस वाले स का उच्चारण मूर्धा है, सुषमा वाले श का उच्चारण क्या है आपका, यहाँ पर दंत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 69, कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो कौन ऐसा है जो उसमें व्यंजन नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ पर ग हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंठ में आता है। किस में आता है? कंठ में आता है। आगे है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? अंतस्थों की संख्या 4, ऊष्म की संख्या 4। 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। क, छ, सॉरी रुको, हाँ 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है ना। तो छ की बात करूं तो पूछा जाता है ये किस किस से मिलकर बना है, तो ये क और स कौन से वर्ण के बाद आता है? तो ना ये क के बाद आता है, जो आपका क होता है ना इसके बाद आता है। ये दो तरीके से क्वेश्चन बनता है।
एक तो तीन तरीके, एक तो कि आपके संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, क किससे में आपका जो छ है वो किससे मिलकर बनता है, दूसरा छ का प्रयोग किसके बाद होता है, तो ये क वर्ण के बाद आता है। ऐसे ही त्र की बात करें तो ये त वर्ण के बाद आता है, त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ वर्ण ज के बाद आता है और य से, ज और य से मिलकर बना है। श्र की बात करूं तो बेटा ये श से मिलकर बना है, श प्लस र और स वर्ण के बाद आता है। तो ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, हो सकता है इसी में से आपका एक क्वेश्चन बन जाए, आयोग दे दे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। फ आपका हो जाएगा छत्रज्ञ होता है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बेटा, सही आंसर हो जाएगा। 73 का बी हो गया है। 74 छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो अभी बताया मैंने यहाँ पर किसके योग से बनता है, क प्लस स षटकोण वाला श। ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है, छ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, संयुक्त आ जाएगा, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आती है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के योग से मिलकर बनता है, तो बताया था ना, ज धन य। ज धन य, तो यहाँ पर कौन सा है, हाँ भाई यहाँ ना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको कर लो य, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आधा वाला ज को डिनोट करता है, ज और य। आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। आप इसे ना, टाइपिंग एरर हो रखी है, आप उसे ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 77, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह हिंदी वर्णमाला में मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, 2 ही अयोगवाह होते हैं। एक ये चंद्र ऊपर बिंदी लगी होती है ना, अनुस्वार इसे कहा जाता है, और दूसरा होता है विसर्ग, ये इन्हें क्या कहा जाता है, विसर्ग, है ना। तो अनुस्वार, तो अनुस्वार और विसर्ग आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, अयोगवाह होते हैं। तो अयोगवाह मतलब होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, योग न होने पर भी जो साथ रहे वही अयोगवाह है। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर के साथ होती हैं, ना तो स्वर्ग के साथ होती है, ना ही व्यंजनों के साथ होती है, साथ होकर भी साथ है ना। इनका यूज स्वरों की हेल्प से किया जाता है। इनका जाति योग ना तो स्वर के साथ है, ना ही व्यंजन के साथ, इसीलिए क्या क्या कहते हैं, साथ होकर भी ना होकर भी साथ होना। तो ऐसे 2 ही होते हैं, ऑप्शन ए, अनुस्वार और विसर्ग। निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं। नासिक के व्यंजन है ना, जिनका उच्चारण करने में ऐसा लगे कि वो नाक से बोले जा रहे हैं। तो मेरे को तो कोल्ड हो गया है ना, मेरे तो सारे वर्ण क्या हो रहे हैं, नाक से ही निकलते हैं। जो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है, एक तो ढ, आपका य, ण, न और म। क वर्ग का, ये च वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये त वर्ग का है, ये प वर्ग का है। तो ये पांचों के पांचों जो आपके वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग की जो लास्ट के अंतिम 5वें वर्ण होते हैं, वही नासिक के व्यंजन, और इन्हीं को पंचमा अक्षर भी कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर भी कहते हैं। आंसर नासिक के व्यंजन कौन सा है पूछा है, तो नासिक के व्यंजन कौन सा था भैया, यहाँ पर ऑप्शन देखो भाई, यहाँ पर ना टाइपिंग एरर हुई है, तो आप इसे क्या कर लो, बी वाले को या किसी को भी आप ये बना लो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आप यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो रखी है, आप इसे करेक्ट कर लेंगे। आप 100 दे रखा है, तो ये ऊष्म व्यंजन है। ग आपका क्या है, ग जो स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 79, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्वर ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, ना स्वरों के समान निर्वाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन घर्षण के साथ होता है, तो उन्हें कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं, आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ह। ह क्या है, एक संघर्षी व्यंजन है, यानी कि जो आपका ऊष्म व्यंजन होते हैं ना, 4 आपको बताए थे ऊष्म, इन्हीं को ऊष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे,
आगे क्वेश्चन क्या है, स श ह कौन सी व्यंजन कहलाते हैं, स श ह कौन सी व्यंजन कहलाते हैं। 80 का आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पर उष्म संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी मैंने बताया था, अब कंफ्यूज मत हो ना, वो च वर्ग। आयु अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण, अघोष वर्ण बताइएगा। अघोष वर्ण है ना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं। और मैं बता दूं, प्रत्येक वर्ग का पहला, जैसे क ख क ख ग घ, है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये वर्ग हो गया। क क्या है, एक वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तीसरे जो वर्ण होते हैं ये सघोष होते हैं प्रत्येक वर्ग के, ठीक है ना। 25 है, 25 वर्ण है और 5 वर्ग हैं, तो 5 वर्ग के प्रत्येक दूसरे, पहले और दूसरे अघोष होंगे, तीसरे चौथे और पांचवे क्या होंगे, सघोष, या फिर इसी को घोष कहा जाता है, ठीक है ना। जिनमें स्वरतंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वो घोष या सघोष, जिसमें नहीं होता है वो अघोष। तो यहाँ पर एक तो क और ख हो गया, च छ हो गया, ट ठ हो गया, त थ हो गया, और श ये वाला और श, ये आपके क्या होते हैं अघोष होते हैं, ठीक है ना। हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और तीनों स आपके क्या होते हैं, तीनों श आपके क्या होते हैं, अघोष होते हैं। बाकी ह क्या होता है, यहाँ पर ह आपका यहाँ पर घोष होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही होगा। सी क्या होगा आपका सही यहाँ पर होगा। 81 का आपका, अच्छा अघोष वर्ण पूछा, सॉरी अघोष वर्ण है ना, तो आपका डी होगा 100। अघोष वर्ण में डी, क्योंकि 100 तीनों ही 100 क्या आते हैं, अघोष वर्ण। मुझे लगा कौन सा नहीं है इस तरीके से, तो वो गलत हो गया था, ठीक है ना, आपका 100 हो जाए। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन, अब देखो भाई, अल्प मतलब होता है कम, पर प्राण मतलब वायु। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम वायु निकलती है, उच्चारण करने में मुख से कम वायु बाहर आती है, तो वो आपके अल्प प्राण हो गए। और जिनको बोलने पर ज्यादा वायु, यानी कि महा मतलब ज्यादा, प्राण मतलब वायु, तो ज्यादा वायु निकलती है, उन्हें कहते हैं महाप्राण। तो यहाँ पर बता दूं आप लोगों को, प्रत्येक वर्ग क ख ग घ ण, ये आपका क क्या होता है, कचट तप, ये आपके 5 वर्ग होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा, पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। साथ ही जो य र ल व अंतस्थ व्यंजन है वो भी आपके अल्प प्राण कहलाएंगे। तो पहला तीसरा पांचवा वर्ण आपका अल्प प्राण, दूसरा चौथा रह गया है, तो ये दूसरे चौथे वर्ण आपके महाप्राण है ना। और साथ ही आपके जितने भी स श ह उसमें व्यंजन है वो भी आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ख हो नहीं सकता है, महाप्राण है ना। और क के बाद भाई क ख ग घ, घ हो नहीं सकता है, महाप्राण है। और ठ भी हो नहीं सकता है, महाप्राण। ऑप्शन बी आपका ग क्या हो जाएगा बेटा, 82 का बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे आप, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण कौन सा है, बताओ जल्दी से। ख नहीं हो सकता है, त थ नहीं हो सकता है, प फ नहीं हो सकता है, क्योंकि महाप्राण है। बच्चा कौन सा, च। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का ख हो नहीं सकता है, महाप्राण है। च छ ज है ना त थ, च छ ज त थ ये भी नहीं होगा, ट ठ ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो ही क्या है यहाँ पर आपका अल्प प्राण है, बाकी आपका महाप्राण है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, अल्प प्राण वर्ण आपसे पूछा है। क और ग क्या है, अल्प प्राण है। अ और आ क्या है, आपके स्वर हैं, लेकिन सारे के सारे स्वर किस में आते हैं, महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है, बताइएगा। 87 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का,
ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो आपका बताया था पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा चौथा वर्ग आपका क्या होता है बेटा? दूसरा चौथा आपका महाप्राण। ऑप्शन सी आपका सही होगा। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? महाप्राण वर्ण, तो 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा, थ है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन सी महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन प फ, ऑप्शन प फ ब फ, ऑप्शन सी। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण 92 में अघोष वर्ण बताना है आप लोगों को, कौन सा हो जाएगा? सो अघोष वर्ण की अगर बात करें तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी आपका अघोष वर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? कौन सा वर्ण अघोष है? क, बाकी शेष क्या होते हैं? सघोष होते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष बताइएगा, क्योंकि मैंने बता दिया अघोष क्या होता है, सघोष क्या है। अब आप आंसर करो। सो 94 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? ए। क्या होता है? ए आपका अघोष है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर प। क्या है? प। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष वर्ण है, यानी कि सघोष है? त थ द, तीसरा है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है पूछा है, तो त आपको क्लियरली नजर आ रहा है, पहला वर्ण आपका अघोष होता है, पहला दूसरा। आगे है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? कौन सा है? ज हो जाएगा, च छ ज। नेक्स्ट है आपका असघोष वर्ण कौन सा होता है? सघोष और घोष एक ही होता है। ब, क्या होता है आपका यहाँ पर? ब सघोष वर्ण है। नेक्स्ट है काकल्य वर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है काकल्य वर्ण। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से क्या हो बाहर निकलती है, उसी को काकल्य वर्ण कहते हैं। और यहाँ पर जो काकल्य वर्ण है वो है ह। क्या है? ह। नेक्स्ट है आप लोगों का र का विवरण बताइए, यानी कि उसकी विशेषता। र की विशेषता देखो भाई, र मैंने बताया था वर्तस्य। वर्तस्य र क्या बताया था, किससे बोला जाता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। र का उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा को वर्तस्य कहा जाता है। र एक लुंठित व्यंजन भी है। र एक लुंठित व्यंजन भी है, इससे ना वर्तस्य करिए, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। वर्तस्य लुंठित, और र जो है एक सघोष वर्ण है, साथ ही अल्पप्राण व्यंजन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो भाई, यहाँ पर नए नए आपको वर्ड, एक आया है लुंठित, लुंठित व्यंजन या लुंठित ध्वनि। लुंठित ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग मुड़कर वर्चस्व को शीघ्रता से क्या करे, स्पर्श करता है, उसे लुंठित व्यंजन कहते हैं, है ना। जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसे क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। वर्तस्य दांत और मसूड़ों के मिलने का जो स्थान, यानी कि दंतमूल को वर्चस कहते हैं। और आपका हिंदी वर्णमाला में न, र, ल, स वर्ण क्या होते हैं? न, र, ल, श, ये आपके वर्तस्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है या पार्श्विक? बताइएगा, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? सो 102 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ल एक पार्श्विक ध्वनि है। क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग, अग्रभाग वर्तस्य का स्पर्श करती है और श्वास जीभ के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक ल ल ल, है ना। तो दोनों साइड से हमारी हवा निकल रही है।
ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में अर्ध स्वर कौन से हैं? तो य और व क्या होते हैं, आपके अर्ध स्वर होते हैं, है ना। य और वो आपका क्या होता है, अर्ध स्वर होता है। र की बात करें, लुंठित स्वर होता है। और र की बात करें तो लुंठित होता है। ल की बात करें पार्श्विक होता है। तो अर्ध स्वर में यहाँ पर य हो जाएगा। आगे, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण किसकी विशेषता है? बताइए। देखो भाई, महाप्राण क तो हो नहीं सकता है, ग भी आपका महाप्राण नहीं है, ख आपका महाप्राण है। ख महाप्राण तो है, लेकिन ये आपका अघोष भी है ना, अघोष भी है। और घ आपका हो नहीं सकता, क्योंकि वो आपका घोष यानी कि सघोष में आता है। तो अब यहाँ पर क और ख इन दोनों में से ही एक होगा। बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा, ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख यहाँ पर होगा। क्योंकि ख क्या है, महाप्राण, और क क्या है, अल्प प्राण, इसीलिए। ठीक है, ऑप्शन सी। 105 में कौन सी शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो र व्यंजन, ये वाले र का प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है? ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, डी हो जाएगा, मातृभूमि में। मातृभूमि में कौन सी र का प्रयोग हुआ? री से ऋषि वाले का। मात्र, मात्र को आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रम में भी र हुआ है, मूर्धा में भी र हुआ है, लेकिन मातृ में री से ऋषि वाला। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या करेंगी? सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग कर लो, यहाँ पर चंद्र बिंदु आ जाएगा, इसमें आपका अनुसूय बन जाएगा, आप करो। सो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? डी यहाँ पर सही। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आपके में नहीं आएगा। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं लिपि। क्या कहते हैं? लिपि, यानी कि स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है ना, स्क्रिप्ट कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? आकारांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? मैंने बताया था क प्लस स से मिलकर बनता है, और क के बाद आता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो लगा लो भाई इनको तोड़ तोड़ करके। तो तोड़ो, ऋग्वेद को तोड़ते हैं पहले। री धन ग प्लस व धन ए प्लस द प्लस अ। यहाँ पर जोड़ते हैं ऋक्ष को, री प्लस क धन प्लस प्लस अ। जैसे आप इंग्लिश में जोड़ते हैं ना, कौन सा वर्ण पहले आता है उसी आधार पर। सो इसमें सबसे पहले आपका बनेगा ऋग, द्रुसा ऋग्वेद, ऋक्ष ऋग्वेद, ऋण और ऋणु। आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऋक्ष। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होगा। इसे तोड़कर देखना और उसके बाद देखो कि कौन सा वर्ण पहले आता है, उसे पहले फिर बाद। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो आँख, इनको तोड़कर देखेंगे। ऑप्शन आपका ए आँख आएगा। आँख के बाद आज, आज के बाद आकर, और आकर के बाद आग। दीर्घ का वर्ण विच्छेद, ये इस तरीके से वर्ण विच्छेद के लिए आ जाता है। ये तो नहीं पूछेगा कि कौन सा आएगा, लेकिन हाँ आपका वर्ण विच्छेद के लिए आ सकता है। तो दीर्घ का वर्ण विच्छेद करेंगे तो दीर्घ का द निकाल दो, री को यहाँ पर लिख दो दीर्घ, और ग में से अ को बाहर निकाल दो, तो ये बनेगा द प्लस द धन री प्लस ग धन अ।
तो आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है उद्यान। उद्यान शब्द का वर्ण विच्छेद। किसका बेटा? उद्यान का वर्ण विच्छेद आपको करना है। ऊ बाहर निकला, द आपका बाहर निकला, य और आ छुपा हुआ है, न और अ तो किस में आ रहा है? उ द य आ न अ उद्यान। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है ना। और ये है आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? कक्षा शब्द, कक्षा शब्द का हो जाता है क्या? कक्षा। कक्षा ये आप यहाँ पर हलंत लगा लेंगे। कक्षा, कक्षा शेष विकल्पों में यही क्या है? शुद्ध है। बाकी शेष क्या है? अशुद्ध है, गलत है। यही आपका शुद्ध है, बस हलंत और लगा लेना। कक्षा बोलते हैं ना, कक्षा, कक्षा। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। सो गाइस, ये वर्णमाला के जितने भी आपके क्वेश्चन थे, जितने भी बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, कहने को 115 क्वेश्चन, लेकिन जब आप इसका मैंने जितने भी जिस तरीके से बताया है उनको तोड़ कर देखेंगे ना, तो 200 से ये ऊपर क्या बनेंगे। अगर एक एक क्वेश्चन बनाओगे तो आपका 200 से ऊपर जाएगा। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और भाई करते रहो, जितना प्रोवाइड करा सकती हूँ पूरी कोशिश कर रही हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।